Good morning everybody. This is Ayush and today we will teach you how to find the rhyming scheme. So what is rhyming scheme? आज की डेट में सारा कुछ हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे कि राइमिंग स्कीम है तो है क्या और कैसे इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन टॉपिक ये होता है, एटलीस्ट आपका 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है 9th और 10th में कंफर्म आना ही होता है और ये आएगा भी, क्योंकि कोई भी पोएम आपको दे दी जाएगी और उसके आपको बोल दिया जाएगा कि राइमिंग स्कीम इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जिसको आता है वो कर लेगा और जिसको नहीं आता है वो सिर्फ उसको पढ़ते पढ़ते ही आंसर देने की प्रैक्टिस करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसको अच्छे से राइमिंग स्कीम नहीं आती है। तो ये जो हमारे पास अगर देखा जाए तो डस्ट ऑफ स्नो जो है एक चैप्टर 10 की सेकंड पोएम हमारे पास ली गई, दैट इज कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो, जो कि एक इसमें जो राइटर है, जो इसके पोइट है, पोइट जो बहुत फेमस पोइट है जिसका नाम है रॉबर्ट फॉस्ट। रॉबर्ट फॉस्ट की सबसे ज्यादा 9th और 10th क्लास में पोएम दी गई है, सबसे ज्यादा रॉबर्ट फॉस्ट की ही पोएम दी गई है, क्योंकि रॉबर्ट फॉस्ट एक इतने एक्सपीरियंस, एक एक्सपर्ट कवि थे कि उनको कहीं पे भी खड़े हो जाते थे तो वो कुछ ना कुछ, यानी कि आप मान लीजिए कहीं पे भी मैटर नहीं करता कि वहां पे वो पोएम बना सकते थे या नहीं बना सकते थे, लेकिन वो फिर भी कहीं पे भी खड़े होके 4-5 लाइन तो वो पोएम की तुरंत ही लिख सकते थे, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा अच्छे से उनके पास क्या था, एक्सपीरियंस था। बेस्ट है, एक्सपीरियंस अगर होता है तभी लोग कर पाते हैं। तो हम लोग देखते हैं उसमें हमारे पास दे रखा है डस्ट ऑफ स्नो, यानी द पे ऑफ क्रो सूप डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। पहले स्टैंजा की बात करते हैं। पहले स्टैंजा में हमारे पास दे रखा है क्या, द वे आ crow swooped down on me the dust of snow from a hemlock tree। पहले मैं आपको कुछ यहाँ के बारे में बता देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल जहाँ पे हम लोग हेमलॉक ट्री की बात की गई है, हेमलॉक ट्री एक हमारे पास क्या है, एक बर्फीले, एक आप मान लीजिए कि जहाँ पे एज अ क्रिसमस का जो ट्री होता है उसको वैसे इंडिकेट किया गया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूंगा एज अ इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो हेमलॉक ट्री का नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है, धतूरे का पेड़ है। इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जो नाम दिया गया है हेमलॉक ट्री वो दिया गया धतूरे का पेड़। अगर आउट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो एज अ क्रिसमस टाइप का एक पेड़ होता है। नॉट सेइंग दैट इज अ सेम टू सेम क्रिसमस का पेड़ होता है, मैं ये जरूर कहूंगा कि क्रिसमस के टाइप का पेड़ होता है। और हेमलॉक ट्री को आप समझ गए क्रिसमस के टाइप का पेड़ होता है, जो कि इंडिया में यहाँ पे बताया गया, उसका नाम क्या, दैट इज कॉल्ड धतूरे का पेड़ बताया गया, जो कि एक पॉइजन पेड़ होता है। धतूरे का पेड़ तो मोस्टली लोग जानते ही होंगे, उसमें जो धतूरा लगता है वो एक पॉइजनर पेड़ होता है, उसमें पॉइजन होता है। सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा दैट इज कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो। अब बात आती है, स्नो भी है और डस्ट भी है। डस्ट मतलब धूल होता है, स्नो भी मतलब क्या होता है, बर्फ होती है। तो डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है कि जो आपने देखा होगा बहुत जगह पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल JNK की बात करते हैं, श्रीनगर की बात करते हैं, बहुत जगह पे आपने देखा होगा वहां पे हल्की हल्की बर्फबारी होती रहती है, यानी बर्फ पड़ती रहती है ऊपर से नीचे। तो दैट इज कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो, क्योंकि वो जो बर्फ नीचे गिरती है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बर्फ गिरती है, उसे बोला गया डस्ट। और वो किसकी डस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड स्नो की डस्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रीजर से एक बर्फ निकालें, फ्रीजर में जब हाथ डालते हैं तो क्या होता है, हाथ डालो ऊपर साइड देखेंगे आपको थोड़ा सा खींचेंगे तो उसमें आपको थोड़ी डस्ट ऑफ स्नो जरूर मिलती है उसमें, दैट इज कॉल्ड डस्ट ऑफ स्नो। पीस आर्ट आप ले लीजिए, वर्क का पीस ले लीजिए, उसको घिस लीजिए, उसमें भी आपको डस्ट ऑफ स्नो बन जाएगी, वो भी बन जाएगी। तो इट इज कॉल्ड क्या हो जाता है, वो डस्ट ऑफ स्नो हो जाता है। तो यानी कि इसमें बताया गया जिस तरीके से कौवे ने धतूरे पेड़ पर बैठकर मेरे ऊपर बर्फ की धूल झाड़ दी थी, क्योंकि जो राइटर, जो पोइट है, पोइट का कहना ये है कि उनका उस दिन क्या था, बहुत ज्यादा वो अपसेट थे, बहुत ज्यादा अपसेट थे। वो क्या हुए थे, बहुत ज्यादा अपसेट थे। वो कहाँ पे बैठ के जाके, एक हेमलॉक ट्री के नीचे वो बैठ के जाके वो देखते हैं क्या कि एक कौवा वहां से निकलता है, कौवा जो निकलता है वहां पे कौवा उस पर बैठ जाता है और वो क्या करता है, अपने आप को सूप डाउन कर देता है, सूप डाउन ऑन द ट्री, है ना, हिला देता है, ताकि वो सारी उसके पास जो बर्फ होती है वो कहाँ गिर जाती है, उस पोइट के ऊपर गिर जाती है। तो वो देख के ये उसका जो बहुत ज्यादा टेंशन में, वो जो पोइट था रॉबर्ट फॉस्ट जो थे, बहुत ज्यादा टेंशन में थे, जो कि अब वो क्या कर रहे हैं, एक चीज के लिए वो देखते ही देखते इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका कहना ये है कि मेरा जो था अभी तक का जो माइंड तो था वो तो अपसेट के मूड में निकल गया था, लेकिन जो बचा हुआ मेरे पास समय था वो क्या हो गया था, मेरा सेव हो गया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं हूं, ठीक है, एज इट इज आप मान लीजिए कि मैं एक रॉबर्ट फॉस्ट हूं, ठीक है, मैं एक पोइट हूं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, सुबह 6 बजे से निकला, बहुत ज्यादा मूड अपसेट था, कहीं जाके बैठ गया, जाके 10 बजे तक मैं वहां बैठा रहा, और क्या हुआ कि ऐसा सीन मेरे साथ, ऐसा सिनेरियो मेरे साथ हो जाता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि 6 बजे से 10 बजे तक जो था मेरा मूड बहुत ज्यादा अपसेट था, वो तो अपसेट में निकल गया, लेकिन जो 10 बजे से जो मेरा सेम जो बचा हुआ दिन था
हेमलॉक ट्री में क्रो ने आके मेरा क्या कर दिया, सारा का सारा जो मूड था वो एक हैप्पी में कन्वर्ट कर दिया, हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सब कुछ मैं भूल गया और मैं सिर्फ किसको याद कर रहा था, आप सिर्फ और सिर्फ उसको याद कर रहा था कि जो मेरा बचा हुआ दिन था वो मुझे कैसे स्पेंड करना है। नेक्स्ट स्टैंजा की बात करते हैं, हमारे पास है हैज अ गिवन माय हार्ट इट अ चांस ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। उसे क्या बताया इस चीज के लिए कि उसका पूरा, वही मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया था, वही सेम सेकंड स्टैंजा का मतलब था कि पूरा का पूरा उसका जो क्या था, मूड ही चेंज हो गया था, पूरा मूड चेंज हो गया था। और जो बचा हुआ उसका दिन था वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि कम से कम उसको तो वो क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसको बचा के वो कम से कम उन्होंने उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। जो पहले हुआ उसका मैटर नहीं करता, लेकिन जो सेव जो बचा हुआ टाइम अब था, वो कह रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि अब उसको क्या कर देंगे, अब वो उसको अच्छे से कर देंगे। जो भी उनका निकल गया, जो पछतावे में उन्होंने समय जो था वो गवा दिया था, उससे उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो शेष बचा हुआ जो भाग था अब वो उसको क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाय द वे ये जो पोएम थी क्लास 10th की थी, और ऐसा नहीं है कि ये 9th का, मैं आपको जो बता रहा हूँ जो 10th क्लास की पोएम थी, 9th क्लास को मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि सेम एज इट इज जो मैं आपको राइमिंग स्कीम कराने वाला हूं, सेम एज इट इज आपकी भी राइमिंग स्कीम जो है वो होगी। तो आप ध्यान देना कि 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको फोकस करेंगे कि ये जो पोएम है वो 10th की है, लेकिन एज इट इज पोएम सेम टू सेम पोएम जो होती है वो 9th क्लास में भी आती है। सिर्फ क्या होगा, स्टैंजा चेंज हो जाएंगे, वर्ड चेंज हो जाएंगे, मीन्स चेंज हो जाएगा, जो पोएट है उनका नाम चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन बात ये आती है राइमिंग स्कीम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि राइमिंग स्कीम फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो 9th स्टैंडर्ड ज्यादा ध्यान देंगे इस चीज के लिए, ताकि उनको समझ में आ जाएगा कि कैसे फाइंड आउट होता है, जो कि 10th क्लास में आकर उनके एक जो बर्डन है वो खत्म हो जाएगा। तो जो मैंने ये पोएम ली है, तो कोई भी ये ना सोचे कि ये 9th क्लास के लिए ली गई है, कोई ये ना सोचे ये पर्टिकुलरली 10th क्लास के लिए। मेरा जो यहाँ पे मोटिव है, मेरा जो यहाँ पे फोकस है, वो ये फोकस है कि मैं दोनों को करवा सकता हूँ, 9th और 10th को दोनों को समझ में आ जाए और दोनों फाइंड आउट कर ले। अगर आपको 9th वालों को ये पोएम समझ में आ गई तो मैं आई एम डैम श्योर कि वो अपनी बुक की दी गई सारी पोएम को क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, कैसे राइमिंग स्कीम निकाल सकते हैं वो कर लेंगे, एज वेल एज 10th क्लास के भी सब लोग कर लेंगे। तो मैं फाइंड आउट करता हूँ राइमिंग स्कीम होती क्या है और कैसे इसको किया जाता है। तो पहली बात ये आती है राइमिंग स्कीम के, हमें पहले स्टैंजा फाइंड आउट करने हैं। स्टैंजा हमारे पास पहला स्टैंजा ये रहेगा 4 लाइन का। सेकंड स्टैंजा की बात करते हैं, सेकंड स्टैंजा हमारे पास ये रहेगा। तो बात करते हैं राइमिंग स्कीम में होता क्या है। राइमिंग स्कीम जो है वो लास्ट के जो वर्ड हमारे लिए जाते हैं, लास्ट के जो वर्ड लिए जाते हैं वो क्या है, दैट इज कॉल्ड, इनमें क्या किया जाता है, ये एक अगर देखा जाए तो ये प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। कोई इसमें वर्ड से कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये होता है कि इनका लास्ट के वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो कई हद तक क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है तो आप समझ जाइए कि उसका राइमिंग स्कीम बनाने के लिए हम लोग रेडी है। क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे कि इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम फाइंड आउट कीजिए या फिर इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम फाइंड आउट कीजिए। तो जब आपको आती है तो आई होप आप राइमिंग स्कीम को क्या कर सकते हैं, अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई भी राइमिंग स्कीम को इतनी आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकता। पहले वाले वर्ड को हम लिखते हैं, हमारे पास क्या वर्ड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रो। हम इसका प्रोनाउंसिएशन जो यहाँ पे लाइन में देखते चले जाएंगे कौन कौन इससे मैच होता जा रहा है और उसमें राइमिंग का जो कोड है, राइमिंग जो कोड है वो डालते चले जाएंगे। पहला वर्ड उठाया हमने क्रो, को का राइमिंग हमारे पास है क्या, ए। क्रो का राइमिंग स्कीम जो वर्ड है, कोड है वो क्या है, ए है। अब हमें देखना है कि इसके प्रोनाउंसिएशन कौन कौन से मिलते जुलते हैं, यहाँ पे उन पे जो जो मिलते जाएंगे उनको हम क्या करते जाएंगे, कोडिंग डालते जाएंगे। कोडिंग हमने क्या लिया, ए लिया है, तो सब में हम लोग क्या डालेंगे, ए डाल देंगे, जिसके प्रोनाउंसिएशन इसको मिलता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल क्रो, अब वर्ड हमारे पास आ रहा है मी, तो हमारे पास हो नहीं सकता क्योंकि क्रो लास्ट में क्या आ रहा है, हमारे पास ओ आ रहा है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जब लास्ट में हमारे पास ओ आ रहा है तो मी तो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो गया, लेकिन स्नो में लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो यानी कि ये हम लोग क्या कर लेंगे, इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, कोडिंग वर्ड बना देंगे, दैट इज को राइमिंग स्कीम का कोडिंग हो जाएगा क्या, ए। इसको बना देंगे। अब ट्री में देखेंगे, ट्री में भी अलग आ रहा है, इसमें मैटर नहीं करता है। हार्ट में भी अलग आ रहा है, मूड में भी अलग आ रहा है, पार्ट में भी अलग आ रहा है और रीड में भी अलग आ रहा है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, ए। अब उठाते, अब इसमें तो कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम क्रो का स्नो तो मिल गया, स्नो के अलावा कोई भी नहीं मिल रहा। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टैंजा, सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में क्या है, मी है, तो मी में हम लोग क्या कर देंगे, बी डाल देंगे।
बी हमने डाल दिया। अब हमें फाइंड आउट करना मी से कितने मैच होते हैं। मी हो गया, ये हमारे पास जब ई लास्ट में आ रहा है, मी का लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि लास्ट में ट्री का लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इसका भी हम लोग क्या कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड बी। ये भी हमारे पास कोड आ जाएगा। अब और देखते हैं, शायद हमारे पास आ जाए। हार्ट हो गया, मूड हो गया, पार्ट हो गया, रूट हो गया, इसके अलावा इसमें भी नहीं है, बी हो गया। ये हमारे पास जब पहला कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास आता है हार्ट। हार्ट हमारे पास आता है, हार्ट आ जाता है, हार्ट हमारे ले लिया हमने सी। हार्ट का जो सेम रहेगा वो क्या रहेगा, हार्ट हो गया। मूड चेंज नहीं होगा, मूड का, क्योंकि लास्ट में टी आ रहा, हार्ट आ रहा है, तो टा आना चाहिए, लास्ट में पार्ट आ गया, तो पार्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अब बात करते हैं मूड का। मूड का हमारे पास क्या बनता है, डी बनेगा, और डी हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। तो इसका फाइंड करते हैं, मूड का हमारा बन जाएगा क्या, रूट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डी हो गया। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है, वो राइमिंग स्कीम आपकी क्या बन जाएगी, राइमिंग स्कीम बनेगी आपकी कैसे, कोई बता सकता है यहाँ पे, राहुल, क्या इसकी राइमिंग स्कीम बनेगी, ए बी सी डी एंड सी डी। करेक्ट। राइमिंग स्कीम इसकी आप सेम जैसे ही दे रखा है सेम एज इट इज कर दो, क्या हो जाएगा, ए बी सी डी और सी डी। ये आपकी राइमिंग स्कीम है इसकी, क्योंकि आपसे अगर पूछा जाएगा इस पोएम में राइमिंग स्कीम कौन सी है, क्या इसकी राइमिंग स्कीम कोडिंग है, तो राइमिंग स्कीम इसकी सेम है। तो अगर इसमें कोई भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें दिए गए आपको हो सकता है कि अवय सर ने ऑलरेडी आपको कांटेक्ट नंबर भी दे दिया होगा इसमें, तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। कोई भी डिटेल आपको कोई भी कांटेक्ट करना, व्हाटएवर कुछ भी आपको जानने है, तो यू कैन कॉल मी ऑन द सेम नंबर, जो आपको नंबर दिया जाएगा उस पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और सेकंड थिंग, अगर किसी को, आई होप, क्योंकि मुझे पता है जितना एफर्ट दिया गया है उतने उसमें आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। हो सकता है 9th क्लास के बच्चे अपनी दूसरी पोएम लेके बैठे हैं, उनमें उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो, समझ नहीं आ रहा है, या फिर 10th क्लास के बच्चे इसके अलावा कोई पोएम लेके बैठे, उनको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो बेस्ट एंड बेस्ट तरीका ये रहेगा कि यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कीजिए, पोएम मुझे बताइए कि सर ये पोएम है, इसमें मुझे फाइंड आउट नहीं हो रहा है, मैं आपको ऑन द वे, ऑन द लाइन, सेम टू सेम टाइम मैं आपको क्या करवा दूंगा, आपको मैं उस टाइम बता दूंगा। मे बी अगर मैं बिजी हूँ, कहीं पे भी हूँ, तो आई विल, मैं आपको टेक्स्ट कर सकता हूँ या फिर आपको इन्फॉर्म भी कर सकता हूँ कि आपको मैं इतने बजे कॉल कर लूंगा, या फिर आप मुझे कॉल कर लीजिए इतने बजे। लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, आपको जानकारी नहीं मिलेगी कि कैसे किया जाता है। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको, जब तक राइमिंग स्कीम नहीं आ जाएगी तब तक मैं आपको वीडियो राइमिंग स्कीम पे बनाता रहूंगा। आप ध्यान दीजिए, ये पार्ट 1 है। अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं पार्ट 2 का भी क्या कर दूंगा, बना दूंगा। अगर समझ में आ जाता है तो पार्ट 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको नहीं आता देन यू कैन, आप कमेंट में लिख दीजिए पार्ट 2, तो मैं पार्ट 2 दूसरी पोएम लेके आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।